हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हाथरस का मामला हाई कोर्ट में। जी हां, ये पहली बार है जब कोर्ट रूम में हाथरस कांड पर सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है। लखनऊ बेंच में बंद कमरा है और इस बंद कमरे में पिछले 1.5 घंटे से सुनवाई चल रही है। 2 जजों की बेंच के सामने कोर्ट रूम में पीड़ित परिवार के 5 सदस्य हैं। यूपी सरकार के 5 अफसर हैं। आपको बता दें, 2 जज हाई कोर्ट के, जस्टिस राजन रॉय, जस्टिस पंकज मित्तल, इन दोनों के सामने पीड़ित परिवार के 5 सदस्य, यूपी सरकार के 5 अफसर मौजूद। हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार और पीड़ित पक्ष को कोर्ट बुलाया था। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, रणवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षित सिंह हाथरस से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रणवीर के पास और जरा जानते हैं रणवीर से कि आखिरकार अदालत में इस समय क्या चल रहा है। बंद कमरे की ये सुनवाई। रणवीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लग नहीं रहा है रणवीर को मेरी आवाज मिल रही है। रणवीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रणवीर के पास हम चलेंगे, उनसे जरा कनेक्शन दोबारा से मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक अंकित, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? अंकित गुप्ता जी, अंकित बताइए जरा। वैसे तो सुनवाई बंद कमरे में चल रही है, लेकिन खबरें कुछ छनकर बाहर आ पा रही हैं क्या? जी, करीबन 1 घंटे 45 मिनट से सुनवाई चल रही है और जैसी जानकारी निकल के सामने आई है, सबसे पहले जो है जो प्रशासन और सरकार की तरफ से जो कोर्ट ने सवाल पूछा था, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। उनकी तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि आधी रात में जो अंतिम संस्कार किया गया था वो परिवार की मर्जी से किया गया था। इस तरीके की जानकारी निकल के सामने आई है। हालांकि सुनवाई अभी भी चल रही है और उसके बाद में परिवार ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है। क्योंकि सुनवाई बंद कमरे के भीतर चल रही है, लिहाजा पूरी डिटेल तो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इस वक्त अगर मैं कोर्ट परिसर की बात करूं तो कोर्ट परिसर को एक तरीके से जो जहां पर जो चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट नंबर 1 में, वहां पर इस वक्त जो है आसपास सिर्फ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और कोर्ट रूम का दरवाजा बंद है। कोर्ट रूम के अंदर कौन कौन है? वो लोग जिनको जो है कोर्ट ने जवाब देने के लिए बुलाया था, यानी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, डीजीपी है, उसके अलावा जो है होम सेक्रेटरी है, उसके अलावा डीएम है हाथरस के और एसपी हैं। ये 5 अधिकारी हैं और उसके अलावा जो पीड़ित परिवार है जो सुबह हाथरस से आया है वो लोग मौजूद हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो केस से जुड़े हुए जो वकील हैं जिनको कोर्ट ने एमाइकस क्यूरे अपॉइंट किया था वो मौजूद है और जो परिवार की तरफ से वकील है सीमा कुशवाहा वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। तो इतने लोग कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो कोर्ट रूम के बाहर हैं और फिलहाल सुनवाई को करीबन 1 घंटा 45 मिनट का वक्त हो गया है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल शायद रणवीर के पास कोई अपडेट है। रणवीर आइए। जी देखिए, कोर्ट के अंदर से फिलहाल बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है। कुछ जानकारियां आई हैं, लेकिन चूंकि इन कैमरा हियरिंग है और उसको अनऑफिशियली बोलना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। पीड़ित परिवार ने अपना पक्ष रख दिया है। शुरुआत में सबसे पहले पीड़ित परिवार से पक्ष लिया गया और उसके बाद जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं उन अधिकारियों को बुलाया गया और उनको पूछा गया कि आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ। तो ये जो क्या हुआ और क्यों हुआ है, इसका जवाब प्रशासन को देना है और बड़े अधिकारी मौजूद हैं। तो पीड़ित परिवार से पहले पूछा गया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तो कोर्ट ये पहले जानना चाहता था कि परिवार का पक्ष क्या है और परिवार के पक्ष को आधार बनाते हुए जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों से जवाब तलब कोर्ट कर रही है। तो अब हियरिंग लगभग खत्म होने के कगार पर है और अगले कुछ मिनटों में संभव है कि जो महाधिवक्ता है विनोद शाही वो बाहर आएंगे और वो बाहर आकर क्या हुआ कोर्ट में, क्या ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का, वो ऑब्जर्वेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो बस कुछ मिनटों का इंतजार है और थोड़ी ही देर में बस ये हियरिंग खत्म होने वाली है। और आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही महाधिवक्ता बाहर आएंगे तो हमें इंतजार रहेगा कि क्या वो आकर मीडिया के सामने बात रखते हैं, बताते हैं कि अदालत में जो सुनवाई चली वो किस तरीके से चली, किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। फिलहाल अंकित गुप्ता का एक बार फिर से रुख करते हैं। अंकित, मोटे तौर पर अगर समझा जाए इस पूरे मामले को, स्वतः संज्ञान जो अदालत की तरफ से लिया गया था वो अखबार में जिस तरीके की खबरें आई थी और उसके बाद ये जो रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया, इसे लेकर जो खबरें आई थी उसी को लेकर था। तो मतलब कुल मिलाकर आज अदालत यही जानना चाह रही होगी कि आधी रात को जबरन बिना परिवार की रजामंदी के चिता क्यों जलाई। यही मोटे तौर पर मामला होगा जिस पर इस समय बहस चल रही होगी।
बिल्कुल रुमाना, बिल्कुल। यहाँ पर जो कोर्ट का जो सुमोटो कॉग्निजेंस यानी कि जो स्वतः संज्ञान जिसका अभी आपने भी जिक्र किया, वो जो है सिर्फ इसी मुद्दे पर था कि आखिर जो एक जो है पीड़ित का अधिकार होता है, जो मौलिक अधिकार होता है, एक मृतक के भी मिलता है वो मौलिक अधिकार, और उसके परिवार वालों के पास भी होता है। आर्टिकल 21 और 25 का जिक्र किया है कोर्ट ने अपने आदेश में। जिस बात का जिक्र किया था, या ये कहा जाए कि कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया था उसमें जिस बात का जिक्र किया था वो यही था कि आर्टिकल 21 और 25 में जो अधिकार मिले हुए हैं, फिर चाहे वो एक मृतक हो या उसके परिवार वालों के पास में हो, और वो कहता है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात कही गई थी, तो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का यहां पर पालन क्यों नहीं किया गया? उसके अलावा राइट टू रिलीजन, और राइट टू रिलीजन का जिक्र इस वजह से आया क्योंकि हिंदू सभ्यता में कहा जाता है कि रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रात में कहा जाता है कि रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रात में अंतिम संस्कार किया गया? और इस वजह से कोर्ट ने अपना जो नोटिस जारी किया था सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, उसमें इन दोनों जो है आर्टिकल्स का जिक्र किया था और यह साफ तौर पर कहा था कि हमको यह सुनिश्चित करना है कि अगर कहीं से ये लगता है कि जो शोषण किया गया है परिवार का, या ये कहा जाए कि उसके ऊपर दबाव बना करके इस तरीके से कोई कार्रवाई की गई है, तो वो अधिकार हमको सुरक्षित करने होंगे। मौलिक अधिकार वो एक परिवार के हैं, एक पीड़िता के हैं, और इसी को आधार बना करके कोर्ट ने जवाब मांगा था। और आज जब जवाब दिया जा रहा है तो उस दौरान परिवार भी अपना पक्ष रखेगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यह कहा गया था कि परिवार से कहा गया था, परिवार से पूछा गया था, जब उन्होंने रजामंदी दी थी परिवार वाले वहां मौजूद थे। प्रशासन की तरफ से एक दो वीडियो भी दिए गए थे जिसमें कुछ परिवार वाले वहां पर चिता पे लकड़ी रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से जरूर कहा गया था, लेकिन परिवार लगातार ये कह रहा था कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया था, हमारी मर्जी नहीं थी, फिर भी अंतिम संस्कार किया गया, बिटिया का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया, ये बातें कही गई थी परिवार की तरफ से। तो ये दोनों ही पक्ष हैं। और मेरे ख्याल से अंकित गुप्ता आप बेहतर बता पाएंगे कि परिवार जो फर्स्ट फैमिली जिसको कहा जाएगा, उसके 5 लोग हैं इस वक्त जो अदालत के भीतर मौजूद हैं, और वो जो तस्वीरें सामने आई थी, जो पुलिस ने अपनी दलील के लिए, अपनी सफाई के लिए कहा कि देखिए ये परिजन तो मौजूद थे, उनमें कोई भी परिवार के जो फर्स्ट फैमिली सीधा जिनसे रिलेशन है उनमें से कोई नहीं था, जिसमें माता पिता हैं, जिसमें 2 भाई हैं और एक भाभी हैं, जो लोग इस समय कोर्ट रूम में उस बंद कमरे के भीतर मौजूद हैं। अंकित, सही ना? निश्चित तौर पर रोमाना, और इसी वजह से जब परिवार से एबीपी न्यूज ने भी बात की है, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ यह है कि क्या रात में अंतिम संस्कार जो किया गया वो किसी दबाव में किया गया, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज का हवाला दिया जाता है और यह कहा गया है कि हिंदू रीति रिवाज में ऐसा नहीं होता है। तो परिवार लगातार यही कहता रहा है कि हमारी मर्जी नहीं थी, फिर भी हमारे ऊपर दबाव डाला गया, हमको अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया है। और कोर्ट ने जो अपना नोटिस जारी किया था 1 अक्टूबर को, उस मामले को बहुत ज्यादा संजीदगी से लिया था। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, मौलिक अधिकार का, कोर्ट ने बार बार अपने आदेश में जो ये नोटिस जारी किया था, जवाब मांगा था, उसमें उसी मौलिक अधिकार का जिक्र किया था। और इसी वजह से आज की सुनवाई इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासन भी होगा, पीड़ित परिवार भी होगा, दोनों आमने सामने होंगे। अदालत की तरफ से किया गया था 11 पन्नों का एक तरीके से ये नोटिस जो अदालत की तरफ से दिया गया था, और इसमें अदालत ने महात्मा गांधी से लेकर ऑस्कर वाइल्ड तक को कोट करते हुए बहुत अहम टिप्पणियां की थी। इस बीच सीधे रक्षित सिंह का रुख करेंगे, हाथरस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाथरस में रक्षित, पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल पहले भी था, आज भी हमने देखा किस तरीके से पीड़ित परिवार को बाकायदा सुरक्षा घेरे में लखनऊ तक लाया गया। अभी गांव में क्या माहौल है रक्षित? बिल्कुल, देखिए रोमाना, इस वक्त मैं पीड़िता जो बिटिया है उसी के घर पर मौजूद हूं, और परिवार के 2 सदस्य जो हैं, 2 रिश्तेदार जो हैं उनके, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। कुल मिलाकर आपने बात की सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था आज सुबह जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है पीड़ित परिवार को दी। 5 सदस्यों को यहां से 6 गाड़ियों के काफिले के साथ एक एसडीएम की मौजूदगी में यहां से लेकर जाया गया, लेकिन सुरक्षा ही सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग पहले भी सुरक्षा को ही लेकर बात कर रहे थे, और अब सुरक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से पुलिस यहां पर तैनात रहती है, आगे आप लोग किस तरीके की सुरक्षा चाहते हैं? इसके बारे में तो सुरक्षा तो हमारे साथ दे रही है, और सुरक्षा ही हमको साथ भरोसा है, और बाकी सब सही ठीक चल रहा है। और क्या है, आप लोग चाहते हैं कि परिवार के साथ ये सुरक्षा जो है, जब तक इस मामले की सुनवाई हो, सुरक्षा व्यवस्था इसी तरीके से परिवार की कायम रहे? हाँ जी, जब तक केस रहेगा तो जब तक सुरक्षा तो चाहिए ही है।
जाहिर सी बात है कि रोमाना सुरक्षा तो चाहिए ही, और परिवार के जो रिश्तेदार हैं उनका भी यही कहना है कि परिवार की सुरक्षा जो है वो बेहद अहम मुद्दा है। आज भले ही कोर्ट में जब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है परिवार के 5 सदस्यों को लेकर गई है, लेकिन इसके बाद में भी जो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा है वो लगातार इसी तरीके से परिवार के साथ बना रहे, क्योंकि परिवार को कहीं ना कहीं अंदेशा अलग अलग तरह का था और सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो प्रशासन के ऊपर ही उठा था। अब ऐसे में प्रशासन ही परिवार को सुरक्षा दे, ये ही तमाम रिश्तेदारों का कहना है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगे आपके पास। फिलहाल तो सरकार, प्रशासन, 5 बड़े अधिकारी जो इस वक्त उस कोर्ट रूम में मौजूद हैं, बंद कमरा जहां पर इस मामले में सुनवाई चल रही है। रणवीर का रुख कर लेते हैं जरा। रणवीर, अगर आपकी एक्सपर्ट से बात हुई हो, क्या बता रहे हैं, आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी क्या, या अभी और लंबा ये मामला चल सकता है? देखिए, चूंकि सुओ मोटो है और सुओ मोटो जब भी होता है तो कोर्ट उसमें जो पहले हियरिंग होती है उसमें जो पक्ष होते हैं अलग अलग, उन पक्षों से बात करती है। उसके बाद कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ सकता है, कोई आदेश नहीं आएगा, क्योंकि जो भी दलीलें रखी जाएंगी पीड़ित पक्ष की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, दोनों को सुनने के बाद कोर्ट एक नोटिस देता है, फिर जवाब तलब करता है कि भाई आपने ये कहा। जैसे मान लीजिए कि पीड़ित परिवार कहता है कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई, मेरी बिना अनुमति के पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया, हमको भरोसे में नहीं लिया गया, गांव में हमारी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। तो तमाम इस तरह के आरोप हैं जो पीड़ित परिवार अगर कोर्ट के सामने लगाता है तो कोर्ट पूछेगी प्रशासन से, और प्रशासन अपना जवाब अभी फिलहाल देगा, और उसके बाद फिर एक नोटिस जारी होगी और प्रशासन को एक टाइम दिया जाएगा कि आप पीड़ित परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उस पर जवाब दीजिए। लेकिन इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि जो पीड़ित परिवार है, अगर वो कोर्ट में ये कहता है कि हाँ हमारे साथ जबरदस्ती हुई, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, प्रशासन हमारे साथ नहीं था शुरुआत में, या कार्रवाई में देरी हुई, तो इस तरह के तमाम जो पहलू हैं उस पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ सकता है, कोर्ट के तल्ख टिप्पणी आ सकती है, सरकार के बारे में कुछ अगर कमेंट आता है तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि जिला प्रशासन शुरुआत से ही इस मामले में संदेह के घेरे में, जिस तरीके से आरोप लग रहा है, जिस तरीके का वाकया हुआ कि एक घटना होती है, पहले 307 का मामला दर्ज हुआ, फिर एक का मामला दर्ज हुआ। ये मामला जो स्वतः संज्ञान अदालत की तरफ से लिया गया था, वो 1 अक्टूबर को अदालत की तरफ से इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था, और उसके बाद से अब तक इस मामले में हमने देखा किस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से जो अफसर संदेह के घेरे में थे उन पर कार्रवाई भी हुई। यहां तक कि एसपी, तत्कालीन एसपी जो हैं, उनको आज तो पेशी के लिए बुलाया गया है, लेकिन उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये तमाम वो फैक्ट्स हैं जो आज की सुनवाई में अदालत के सामने रखे जाएंगे। देखिए, देश भर में बढ़ते बलात्कार के मामलों के बीच बीजेपी सांसद मोहन मंडावी का असंवेदनशील बयान सामने आया है। हाथरस का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, उस पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस बीच ये जो असंवेदनशील बयान है नेताजी का, वो आपको देखना चाहिए। कांकेर लोकसभा से सांसद मोहन मंडावी कह रहे हैं हाथरस की घटना बनावटी है, जरा सुनिए। हाथरस की झूठी कथा करने वाले, वहां किसी प्रकार के अत्याचार नहीं हुआ है, वो बनावटी बना करके क्या उसको अत्याचार बना के ये बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर वहां पहुंच रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं मेरे साथ, सीधे रुख कर लेते हैं जरा रणवीर का, और समझते हैं रणवीर से कि एक तरफ तो खुद योगी सरकार कहीं ना कहीं मानते हुए कि हां चूक तो हुई है प्रशासन की तरफ से, इसी वजह से कार्रवाई तक करती है अधिकारियों पर, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के यही नेता जो हाथरस की घटना को बनावटी बता रहे हैं। रणवीर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मेरी आवाज आ रही है? रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? काफी दिक्कत हो रही है। आज रणवीर से हम बात कर रहे हैं, बार बार कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, शुरू में भी ऐसा हुआ, अभी भी ऐसा हो रहा है। आगे बात करने की कोशिश करेंगे रणवीर से, लेकिन यही सवाल अंकित गुप्ता आपसे है कि कम से कम इतना संयम तो रख लें कि मामला अब तो अदालत में भी चला गया है, ये कैसी जल्दबाजी है बीजेपी नेताओं की फैसला सुना देने की? एमपी साहब को क्या जरूरत थी ये कहने की हाथरस की घटना बनावटी है? रोमाना, ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके से सिर्फ एक सांसद ने नहीं कहा है, बल्कि जो है जो विधायक हैं पार्टी के वो भी कह रहे हैं, और सिर्फ एक पार्टी के नहीं कह रहे हैं, अलग अलग पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो अपनी अपनी तरह से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं उनको ध्यान रहता है कि एक संवेदनशील मामला है, ऐसे मामलों पर राजनीति की जगह नहीं होती है, ऐसे मामलों पर संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन राजनेता हैं, बाज कैसे आएंगे, राजनीति करते हैं। जब उस राज्य में जो घटना घटती है जहां पर उनकी सरकार
है चुप्पी साध लेते हैं, जहां पर जो है उनकी सरकार नहीं है वहां पर मुखर हो जाते हैं, जहां पर उनकी पार्टी की सरकार है आप जो वहां बात कह रहे हैं, पीड़ित पक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जिस तरीके की राजनीति होती है, आप जो बात कह रहे हैं, ये जिस तरीके से राजनीति होती है, आपराधिक मामला होता है, एक वारदात होती है और उस वारदात को पूरी तरीके से राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, इसका खमियाजा तो सीधे सीधे जो पीड़ित पक्ष है उसी को भुगतना पड़ता है ना रक्षित। मेरे ख्याल से एक टिप्पणी हमें लेनी चाहिए रक्षित की। रक्षित, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जितने भी असंवेदनशील बयान हैं, जब उनकी बात आकर हम इस पीड़ित परिवार से यहाँ हाथरस में उनके पैतृक गांव में करते हैं तो जाहिर तौर पर एक गुस्सा भी होता है और कहीं ना कहीं यूं कहें कि परिवार एक दयनीय स्थिति में होता है कि लगातार उनके ऊपर जो है इस तरीके की बयानबाजी होती है। परिवार के लोग जो उनके रिश्तेदार है हमारे साथ है, एक सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि ये पूरा मामला बनावटी है। कहाँ के बीजेपी सांसद कहाँ के से हैं, कहाँ से हैं? कहाँ से है रोमाना सांसद? कांकेर से हैं। कांकेर एक जगह है, वहां के सांसद हैं, उनका ये अब बयान आया है, बीजेपी के सांसद। तो उनकी सरकार तो उनकी ही है, उनको मालूम नहीं। सही बात है। इस पे देखिए पीड़ित पक्ष कुछ कहेगा नहीं ज्यादा, हमको समझना होगा खुद ये नेताओं की असंवेदनशीलता है जो बार बार जाहिर होती है और इसका सबसे ज्यादा खमियाजा जाहिर सी बात है पीड़ित पक्ष को भुगतना